तो हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग बिलियन चैप्टर में भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के फार्मूला देखे थे और उस पे क्वेश्चन करे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। क्या पढ़ेंगे? मोल प्रभाज। क्योंकि अभी हम लोग बिलियन की सांद्रता पर जो उसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आयतन प्रतिशत होता है, भार प्रतिशत होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मोल प्रभाज होता है, मोलरता होता है, मोललता होता है और नॉर्मलता होता है। तो हम लोग तो भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये तीनों पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। तो हेडिंग डालते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हम लोग किसे कहते हैं? मोल प्रभाज किसे कहते हैं हम लोग? तो मोल प्रभाज में होता है किसी बिलियन का दिया गया कुल मोल, किसी बिलियन का दिया गया कुल मोल और दिए गए विलेय पदार्थों को, दिए गए पदार्थों के मोल प्रभाज, दिए गए पदार्थों के मोलों की संख्या को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। कैसे, ये भी देख लेते हैं। बिलियन हम लोग लिखते हैं परिभाषा, उसके बाद बनाते हैं कैसे करूंगा। ठीक है, किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या तथा दिए गए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। और समझते हैं मोल प्रभाज कहते हैं किसे हैं? किसी भी पदार्थ, किसी भी बिलियन के, जो बिलियन आप लोग को दिया रहेगा, किसी भी बिलियन के कुल मोलों की संख्या। अभी मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे अभी आप लोग को हम बताएंगे। किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या तथा जो पदार्थ दिया रहेगा, विलय दिया रहेगा, विलय या विलाय दिया विलय, तो विलय जो पदार्थ दिया रहेगा उसके कुल मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसका आप लोग को हम बता दिए थे, जो कम में लिया जाता है उसे हम ए मानते हैं, जो कम होता है उसे विलय मानते हैं, उस विलय को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और जो हम लोग का विलायक होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो इसका हम लोग पहले देखते हैं मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। देखिए, मोलों की संख्या n बराबर होता है WA बटे में MA, यानी भार बटे बराबर में भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, WA अपान में MA बराबर में भार बटे अणुभार। ठीक, जानते भार मतलब जो पदार्थ दिया रहेगा उसका भार कितना है, उसमें दिया रहेगा आपको। अगर नहीं दिया रहेगा तो उसे आप लोग निकालेंगे, और अणुभार भी आप लोग को निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पदार्थ दिया है, उसके हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसके हम लोग भार पता करेंगे, फिर उसके बाद उसके अणुभार। भार आप लोग को दिया रहेगा, अणुभार आपको जो फार्मूला दिया रहेगा उसी से आप लोग को उसका अणुभार ज्ञात कर। और जो मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं उसे n से डिनोट करते हैं।
यही हमारा फार्मूला होता है मोलों की संख्या ज्ञात करने का। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाव के सूत्र। इसे हम लोग काई काई या जाई या काई या एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसे एक्स या काई या जाई पढ़ते हैं, तो जाई ही पढ़ते हैं, जाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या बनता है हम लोग का? इसका फार्मूला बनता है एक्स ए बराबर में, ये मोलों की संख्या एक्स ए बराबर में हो जाएगा एन ए अपान में क्या, एन ए अपान में एन ए प्लस में एन बी। ये मेरा उसका फार्मूला होता है, किसका? मोल प्रभाज का। और हो जाएगा एक्स बी, मतलब इसमें 2 रहता है, तो हो जाएगा यहाँ पर एन बी अपान में एन ए प्लस में एन बी। और एक चीज और इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर होता है हमारा 1, ये होता है। और आप लोग को पता है अब एन ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो एन ए जो हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पर ए लगा देंगे तो हमारा जो पहला पदार्थ दिया रहेगा उसका एन ए ज्ञात हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। और जो हमें एन बी ज्ञात करना होगा तो एन बी देख लीजिए, हमारे पास हम मान लीजिए हम लोग को एन ए ज्ञात करना है, एन ए बराबर में, हाँ यहीं पर लिख दे रहे, तो एन ए बराबर में हो जाएगा मेरा डब्ल्यू ए बटे में एम ए। और अगर हमें एन बी ज्ञात करना है तो हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान में एम बी। यही मेरा फार्मूला था, सेम इसी पर है, थोड़ा सा उसे हम लोग चेंज कर दिए हैं, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अब सही हो गया। भार बटे अणुभार, भार को हम लोग W से यहाँ प्रदर्शित कर दिए हैं और अणुभार को हम लोग इसे M से प्रदर्शित कर दिए। अगर हमें Na ज्ञात करना होगा तो जो पहला पदार्थ दिया रहेगा उसका भार लिखेंगे, फिर पहले पदार्थ का ये अणुभार लेंगे। और अगर Nb ज्ञात करना होगा, जो पदार्थ दिया, जो दूसरा पदार्थ, पहले पदार्थ का तो Na और जो दूसरे पदार्थ जो दिया रहेगा उसके दूसरे पदार्थ का भार लेंगे और दूसरे पदार्थ का अणुभार ज्ञात करें, फिर उन दोनों को यहाँ पर इसमें रखेंगे, तुम्हारा एक्स आ जाएगा। अगर आपका मन नहीं कर रहा कि हमें ज्यादा दूर तो मतलब ज्यादा हल करने को, तो आपको एक्स का मान यहाँ पर रख कर इसे इस प्रकार है, तो यहाँ पर एक्स बी बराबर मेरा हो जाएगा 1 माइनस के एक्स। यहाँ से आप लोग एक्स बी ज्ञात कर सकते हैं, क्या यहाँ से आप लोग एक्स बी कर सकते हैं और यहाँ से एक्स ए ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मोल प्रभाज में अगर आपसे कोई पूछेगा, मतलब मोल पेपर में आ गया तो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। फिलहाल अगर पेपर में आ जा रहा तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। आप यहाँ आप लोग को एक क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना समझ में आ गया? फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं कैसे किया गया, कैसे हुआ है। किसी बिलियन की कुल मोलों की संख्या, किसी बिलियन का, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया NaOH का जलीय बिलियन, तो उसकी कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या और जो पदार्थ दिया है, जैसे NaOH हमारा दिया गया है और जल दिया गया है, तो इनके मोलों की संख्या, इनके मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम लोग एक्स या जाई से प्रदर्शित करते हैं। और हम लोग मोलों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए भार बटे अणुभार का सूत्र लगाते हैं। जो ऊपर होता है सबसे पहले भार होता है, दूसरा, फिर उसके बाद बटे में अणुभार। अब भार के जो पदार्थ दिया रहेगा आपको, जैसे जिस पदार्थ का आपको मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा उसका भार, उसका अणुभार ज्ञात करना होगा। और हम लोग का मोल प्रभाज का सूत्र होता है एक्स ए बराबर में Na अपान में Na प्लस NB। और एक्स बी मतलब इसमें हो जाएगा तो NB अपान में Na प्लस में NB हो जाएगा। और जो हमारा Na ज्ञात करना है, यानी पहले का अणुभार ज्ञात करना होगा तो WA अपान में Ma, और फिर दूसरे का अणुभार या मोलों की संख्या ज्ञात करना होगी तो WB अपान में MB हो जाएगी। और हमारा XA प्लस XB बराबर में होता 1। और जो x मान लीजिए आपको इतना नहीं, इसे नहीं हल करना है तो आप लोग इसे ही xb को इधर छोड़ दे और xa को इधर लेकर चले आए। जब इधर लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है, कि इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसके आगे हम इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे लगता है। ठीक है, चलिए।
देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या मिलता है हम लोग को। क्या मिलता है क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम में को 180 ग्राम में 180 ग्राम में 180 ग्राम में ग्राम H2O में H2O घोलने पर प्राप्त विलयन क्या, घोलने पर प्राप्त विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात देखिए क्या क्या है, 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम में 180 ग्राम H2O में 180 ग्राम H2O में घोलने पर प्राप्त विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब आप लोग को पता ही है, जो कम वाला होता है वो मेरा क्या होता है, A होता है, और हम लोग इसे क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, ठीक है। और जो अधिक वाला होता है उसे हम लोग B मान लेंगे। तो हम लोग को दिया क्या है, देख लेते हैं भी क्या दिया हम लोग को। एक ही क्वेश्चन से आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा आप लोग को, तो एक क्वेश्चन से फिर उसके बाद आप लोग को चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आप लोग कर देंगे, ठीक है। देखिए हमें दिया क्या है, ये हमारा जो दिया है भार दिया, NaOH का भार दिया, तो मेरा WA क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा मेरा 40 ग्राम। और ये जो है मेरा इसका जल का भार दिया, तो ये सबसे अधिक है, तो मेरा क्या B हो जाएगा, जो कम होगा वो A हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा WB हो जाएगा, और WB कितना दिया है, 180 ग्राम। अब हम लोग Ma कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी देख लेते हैं। Ma कैसे ज्ञात होता है, ये देख लेते हैं। Ma ज्ञात करने के लिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, सब जुड़ेगा 16 होता है प्लस में, और हाइड्रोजन के कितना होता है, 1 होता है। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, 6 3 9 1 10, 0 1 आया, 2 1 3 1 4, कितना आ गया, 40। सेम प्रकार इसका भी हम ज्ञात करेंगे, MB ज्ञात करेंगे। मेरा H का कितना होता है, 1, लेकिन यहाँ पर 2H है, H2 है। देखो यहाँ पर आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग का H2 है, क्या है, H2 है, H2 है। तो मेरा यहाँ पर कितना H है, 2H है, तो 2H का बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस में। और मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18। बस इतना समझ में आया आप लोग को। देखिए हम लोग का जो पहला भार दिया है, हम लोग को जो बताए थे आप लोग को, जो कम दिया रहता है वो मेरा A होता है, और जो अधिक दिया रहता है वो मेरा B होता है। तो यहाँ पर कम मेरा 40 है, तो इसे हम A मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, और जो 180 ग्राम है इसे हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो दिया है, तो जब हम इसे A मानेंगे तो WA बराबर 40 हो जाएगा, और इसे हम लोग B माने हैं तो WA बराबर 180 हो जाएगा। और हमारा WA तो ज्ञात हो गया, फार्मूला आप लोग को याद होगा, Na बराबर। तो उसी के बेस पर पहले आप लोग को देखना क्या क्या हमें दिया है, जो जो दिया है उसे लिखेंगे, जो जो नहीं दिया उसे निकालेंगे। अब हमें Ma निकालना पड़ेगा। Ma निकलता कैसे, आप लोग को इसके लिए परमाणु भार, परमाणु क्रमांक ज्ञात होना, मतलब पता ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग का सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, और फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। ये बात है, सबका जितना जितना यहाँ पर दिया रहेगा उसका परमाणु भार जुड़ता है। तो जब इन दोनों को हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। और सेम प्रकार इसी प्रकार MB के लिए हम लोग करेंगे। और हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन 1 ही है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 2 18 हो जाएगा। अब हम लोग Na ज्ञात कर रहे हैं, देखिए कैसे, Na का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा
डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, यही होगा ना फार्मूला आप लोग का। एन ए बराबर में इसके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एन ए बराबर में कितना है डब्ल्यू ए, डब्ल्यू अभी पिछले अभी लिखवाए हैं, डब्ल्यू कितना 40, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 40, और एम ए कितना है 40, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 40, और जब इसे काटेंगे मेरा 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग एन बी के लिए भी कर लेते हैं। एन बी मेरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, अब हो जाएगा एन बी बराबर में डब्ल्यू कितना है मेरा 180 है, और एन बी कितना है 18 है, और जब इनको काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10, यही आएगा ना। ठीक है, अब हम लोग मोल प्रभाज का सूत्र लगा देंगे, तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज यानी एक्स ए बराबर कितना होता है मेरा, क्या फार्मूला लिखा है आप लोग को, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, ये फार्मूला लिखा है ना। इसकी जगह हम लोग लिखेंगे, ये मेरा फार्मूला होता है, तो लिखेंगे एक्स ए बराबर में कितना, एन ए कितना आया मेरा, एन ए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया है यानी एक आया है, यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे, और फिर 1 प्लस के यहाँ कितना है 10, और फिर इसे लिखेंगे 1/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। जब इसका हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 0.09, ये हम लोग का एक्स ए आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एक्स बी कैसे ज्ञात होगा, तो आप लोग को एक्स बी का हम 2 मेथड बताए थे, या तो आप इस प्रकार के सूत्र वाले पे रख लीजिए, इस प्रकार के सूत्र पे रखेंगे तो हम तो कहेंगे इस वाले सूत्र पर ना रखिए। आप लोग को हम बताए थे एक्स ए प्लस के एक्स बी बराबर 1 बताए थे, तो एक्स बी बराबर में हो जाएगा 1 माइनस के एक्स ए, इस वाले फार्मूला पे आप लोग रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो हो जाएगा एक्स बी बराबर में 1 माइनस के 0.09, और 0.09 एक में से 0.09 घटाएंगे कितना आएगा मेरा, तो हो जाएगा एक्स बी बराबर में 0.91 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, यही मेरा एक्स बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा हम उम्मीद करते हैं। फिर भी हम एक बार आप लोग को फिर से पुनः रिवाइज करा देते हैं ताकि आप लोग को एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। देखो 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में H2O मतलब जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। आप लोग को H2O की जगह जल दे दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट H2O लिख दिए हैं। जल का फार्मूला ये H2O होता है, तो यहाँ पर हम H2O लिख दिया, जल का फार्मूला। फिर हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है पेपर में, किस प्रकार सेम इसी पैटर्न पे लिखना, आपका 1 नंबर भी नहीं। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, तो जो कम वाला होता है उसे हम लोग ए मान लेते हैं, और जो अधिक वाला होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब कम वाले का भार क्या है, तो उसे लिखेंगे डब्ल्यू ए, भार को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो मेरा डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा 40, और फिर उसके बाद 40 ग्राम, क्या हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। और इसका अणुभार मेरा क्या हो जाएगा, तो अणुभार बताने के लिए आपको पहले सभी कम से कम 1 से 30 तक आप लोग परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, क्या है कि यहाँ से मतलब आप लोग के बढ़िया फायदेमंद रहेगा। तो हो जाएगा NaOH, तो Na का मेरा परमाणु भार होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, तो ये इसका परमाणु जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, Ma बराबर 40 आ जाएगा, Ma बराबर में 40 आ जाएगा। ठीक है, ठीक प्रकार सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे हम लोग। ए हम लोग डब्ल्यू माने, तो डब्ल्यू बी बराबर 180 ग्राम हो, और एम बी बराबर में 2 प्लस के 16 बराबर 18 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तब तो मोलों की संख्या यहाँ पर रखेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर Na बराबर में हो जाएगा डब्ल्यू अपन में एम ए, तो Na बराबर में 40/40 करेंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी करेंगे। एन बी
बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो हो जाएगा डब्ल्यू बी हमारा कितना 180 है और एम बी कितना 18 आ जाए तो 10 आ जाएगा। फिर मोल प्रभाव का फार्मूला मेरा यही होता है, एक्स बराबर में एन ए अपान में एन ए प्लस में एन बी। तो हो जाएगा एक्स ए बराबर में 1 अपान में 1 प्लस के 10 हो जाएगा, 1 प्लस के 10 हो जाएगा। फिर एक्स ए बराबर 0.09 आ जाएगा। सेम इसे जो मान हमारा आया है एक्स से, इसे हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे। अगर उस फार्मूला में रखेंगे तो आप लोग को थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए हम कहेंगे उसमें ना कीजिए। इस पे करेंगे आप लोग को बढ़िया रहे। तो यहाँ पर सिर्फ घटाना ही रहेगा, आप लोग को यहाँ पर मान निकाल कर एक में से घटा देंगे, वही हमारा एक्स भी आ जाता है। जितना भी मान यहाँ पर आएगा उसे आप लोग एक में से घटा देंगे, वहां पर मेरा एक्स भी आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया होगा आप लोग का, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं। समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है, उसमें आप लोग बता देंगे, मुझे पता है। चलिए देखते हैं क्या है, क्या दिया है। 10% यूरिया के क्या, देखते हैं क्या ऑप्शन हम लोग आपको हम ऑप्शन देंगे, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन क्या, 10% यूरिया के इसे बिटा दिया, यूरिया के जलीय विलयन, जलीय विलयन में विलय की मात्रा में विलय की मात्रा को बताइए। हम आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। पहला 10 ग्राम, दूसरा 100 ग्राम, तीसरा 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, चौथा 20 ग्राम। बताओ क्या होगा। अब हम बताते हैं क्या होगा। आप लोग को हम क्या कहते हैं, जो कम में होता है वो मेरा ए होता है। तो यहाँ पर जो जितना प्रतिशत रहेगा वो उसी का भार होता है। तो हम लोग को यहाँ पर 10% दिया है, 10% दिया है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। और डब्ल्यू भी पूछता तो जो हमारा पूरा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा करके, तो पूरा प्रतिशत यहाँ पर 100% रहा होगा ना। जो यूरिया है मेरा, यूरिया का जलीय विलयन, जो यूरिया होगा मेरा 10% रहा होगा, और 10% और पूरा बिलियन बन के 100% रहा होगा। तो उसमें से 10% मेरा यूरिया हो गया, और जो बाकी का बचेगा वो मेरा जल हो जाता है, इसका जल हो जाता है। तो मान लीजिए मेरा 10% मेरा डब्ल्यू हो जाएगा, और जो पानी में 100 में से 10 घटाएंगे 90, और 90 मेरा जल हो जाएगा, 90 ग्राम। तो हम लोग को किसका मात्रा पूछा, विलय का। तो जो कम वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलय। तो मेरा 10% यूरिया है ना, कम है, इसलिए विलय। तो इसका मात्रा इसका कितना हो जाएगा, पहला 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आएगा। आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोलरता। इस पे भी क्वेश्चन कर ले क्या एक, चलो एक क्वेश्चन इस पे भी हम लोग कर लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है हम लोग का, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 10% H2SO4, 10% H2SO4 के जलीय विलयन के जलीय विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात करना है।
का मोल के जलीय विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कर देंगे आप लोग को, हमें उम्मीद है। अभी आप लोग को इससे पहले सेम इसी पर बताए हैं मेरा डब्ल्यू ए क्या होगा, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, एम बी क्या हो जाएगा, एम ए क्या होगा। ठीक है, मेरा यहाँ पर 10% है। H2SO4 के जलीय विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको H2SO4 की जगह HI दे देगा, NaOH दे देगा, KOH दे देगा, मतलब उसका जो मन कहेगा एग्जामिनर का वो दे सकता है। और आपको यहाँ 10% की जगह 20% दे देगा, 5% दे सकता है, 10%, 20% दे सकता है, 50% दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और क्वेश्चन सेम इसी प्रकार लगेगा जिस प्रकार हम आप लोग को बता रहे हैं। अब हम लोग को भार ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरा जितना प्रतिशत यहाँ दिया रहेगा, जितना भी प्रतिशत यहाँ दिया रहेगा वो मेरा H2SO4 का भार यानी WA हो जाएगा। जितना भी प्रतिशत यहाँ पर दिया रहेगा, 50% दिया रहेगा, इसका भार WA का मान इतना हो जाएगा। 25% दे देगा, WA का मान मेरा हो जाएगा। 20% दे देगा, WA का मान मेरा हो जाएगा। तो WA मेरा क्या हो जाएगा, इसे हम H2SO पहले ए भी मान लेते हैं हम। ये मेरा 10% हो जाएगा। मैंने H2SO4 को क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक, और यहाँ पर जलीय विलयन दिया तो जल तो ऑब्वियसली होगा ना, जल तो होगा ना, इसलिए जलीय में तो यहाँ पर हम लोग H2O ले लेते हैं जो कि मेरा B है। अब मेन कंडीशन यहीं पर बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को करना है क्या, देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग को WA क्या होगा, WA तो हम आपको बताएं, जितना प्रतिशत दिया रहेगा, जितना भी प्रतिशत देगा वो मेरा WA हो जाएगा, WA हो जाएगा, ये मेरा WA हो जाएगा। और जितना प्रतिशत दिया रहेगा 100 में से घटा देंगे, जितना प्रतिशत हमारा दिया रहेगा 100 में से घटा देंगे और जितना बचेगा वो मेरा WB हो जाएगा। जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसे 100 में से घटा देंगे, जितना आएगा वो मेरा WB हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर हम लोग 100 में से घटाएंगे, क्योंकि जो प्रतिशत हम लोग ज्ञात करते हैं 100 से गुणा करके हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग का पूरा ओवरऑल कितना होगा, 100 होगा। पूरा विलयन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में से मेरे 10 ग्राम मेरा H2O निकल गया, बचा कितना, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम मेरा जल हो जाएगा। ठीक है, 90 ग्राम मेरा जल हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, भार तो मेरा ज्ञात हो गया, अणुभार ज्ञात करना है भाई, MA ज्ञात करना है, MA MB। अब इसे आप लोग ज्ञात कीजिए, इसे आप लोग। अब कैसे ज्ञात होगा उसे कमेंट में बताइए, कैसे ज्ञात होगा, क्या कितना आएगा उसे बताएं कमेंट में, तब बताएं हम लोग आप लोग को। ठीक है, हम लोग ऐसे बता दें, देखो H2O का कितना होता है, 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 दूना 32, 16 होता है, 4 है, 16 चौको 64। ठीक, कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा मेरा 98। अब इसे बार बार हम लिखेंगे नहीं ना, टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और इसका तो आप लोग जानते हैं कितना होगा, 18 होगा। ठीक, समझ गए ना कैसे 98 आया है। 2-4 ट्रिक आपको याद रखना है, क्योंकि वो पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अब फिर से देखो, H2O मेरा H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 2H दिया है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मेरा S मतलब सल्फर होता है, तो सल्फर का कितना होता है, 16, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है, तो इसका 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। तो 16 का गुणा 4 ऑक्सीजन दिया है, 4 ऑक्सीजन को तो 16 से गुणा कर देंगे, जो 16 से गुणा कर 64 आ जाए। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा कुल जोड़कर 98 आ जाएगा। और इसका H2 यहाँ पर 2 दिया है, 2 हो जाएगा। 16 ऑक्सीजन का मेरा 16 होता है, तो 16 2 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब Na NAB ज्ञात करते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं।
तो हो जाएगा Na बराबर में WA/में Ma। इसकी जगह लिखेंगे 100/98। ठीक, इतना हम लोग लिखेंगे। और इससे अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो 0.1% आएगा, 0.1 आएगा। कितना आएगा? ओवरऑल 0.1 आएगा। मैक्सिमम मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप एक रेट अपना आंसर यही निकालें। अब एनबी कैसे आएगा, एनबी का भी हम लोग देख लेते हैं। एनबी बराबर में हो जाएगा 90/18। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे भाई, इतना इजी है। तो एनबी हो जाएगा 18×5=90। ठीक, अब हम लोग को क्या क्या करना है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का आप लोग को फॉर्मूला क्या बताए हैं, याद हो गया होगा। अभी तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला कई बार बयान करा चुके हैं आप लोग को। तो हो जाएगा XA बराबर में Na/में Na प्लस NB। यही होता है ना फार्मूला हम लोग का। तो इस पे हम लोग रखेंगे, देखते हैं रख के क्या आता है आंसर। तो हो जाएगा XA बराबर में मेरा Na कितना आया? 0.1 आया है, यहाँ पर 0.1 लिखेंगे। और फिर मेरा 0.1 और NB कितना आया? 5 आया है, प्लस में 5। ठीक, इतना समझ में आया कैसे रखा जा रहा है, यहाँ पर कैसे रखा जा रहा है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो हो जाएगा XA बराबर में 0.1। अब इसे जोड़ेंगे कैसे आप लोग? जोड़ेंगे तो दशमलव जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, पॉइंट में 1 हो जाता है। अब कुछ लोग गलती जोड़ देंगे 5 को, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा भाई। तो इसे लिख लेंगे 6, 0.6। आप लोग एक गलत जोड़ देते हैं, ऐसे नहीं जुड़ेगा। इसे जुड़ेगा 5 को इधर लिखते हैं 0, क्योंकि दशमलव को उधर वाला का 0 को कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 5 दशमलव ये आ जाएगा। ठीक है, अब इससे भाग देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देखते हैं कितना आ जाएगा। पहले नंबर तो यहाँ से आप लोग दशमलव दशमलव हटा दीजिए, ये दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगा। तो XA बराबर में आ जाएगा 1/51। और जब इससे हम भाग देंगे तो लगभग मेरा आ जाएगा 0.01, यानी XA बराबर मेरा आ जाएगा 0.01। ठीक, ये मेरा XA आ गया। और जब XA आ गया तो आप लोग XB ऑटोमेटिक ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि नहीं? चलो ठीक है, वो भी हम दिखा दे रहे हैं कैसे ज्ञात होगा भाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे XA प्लस XB बराबर में 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जब 0.01 प्लस में XB बराबर में 1 लिखेंगे। ठीक, अब इसे हम लोग इधर मतलब इधर ले जाएंगे तो XB बराबर में हो जाएगा 1 माइनस के 0.01। ठीक, इतना तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इधर जब हम इसमें से घटाएंगे XB में से, यहाँ पर 0.99 आ जाएगा। अब इसे आप लोग घटाना सीख लीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर जोड़ने में गड़बड़ी करेंगे, यहाँ पर घटाने में गड़बड़ी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए हैं? जितना भी प्रतिशत दिया रहेगा वो मेरा W हो जाएगा, 100 में से उस जो प्रतिशत दिया रहेगा उसे घटाएंगे वो मेरा W भी हो जाएगा। और W का फिर अणुभार ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम लोग अणुभार रखें, यहाँ से हम लोग जलीय विलयन तो जल दिया रहेगा उसे B मान लेंगे, B को उसके जल का अणुभार उसे याद कर लीजिए, 18 होता है, उसे याद कर लीजिए। बस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मोलरता, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया। ठीक, इसे मिटाते हैं हम लोग। बस आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। इतने बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। बस खाली थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोललता। क्या पढ़ेंगे? मोललता। हेडिंग डालते हैं मोललता। लिखते हैं किसी विलयन के, किसी विलायक के 1 लीटर इकाई में किसी विलायक के 1
इकाई किग्रा भार में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। प्रदर्शित करते। चलो देखते हैं, इसे समझते हैं कैसे कैसे क्या कहा गया है। किसी विलायक की, विलायक तो आप लोग को पता होगा विलायक किसे कहते हैं, आप लोग को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, इसलिए पिछले क्लास आप लोग देखिएगा। किसी विलायक की एक इकाई, यानी किसी विलायक के एक इकाई किग्रा भार में, एक इकाई भार में उपस्थित है विलय के मोलों की संख्या को, विलय की जितनी मोलों की संख्या दी रहेगी उसे हम लोग मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर क्या होता है? मोललता m बराबर क्या? मोललता m बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। और अपान में क्या लिखेंगे? अपान में विलायक का भार, क्या लिखेंगे? विलायक का भार। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? Na। और इसे क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? Wb। लेकिन यहाँ पर हम लोग किलोग्राम में ही लेंगे, जो हम लोग लेंगे विलायक का भार किलोग्राम में लिखेंगे। तो इसके जगह पर हम लोग एक और लिख सकते हैं फार्मूला, क्या? स्मॉल m बराबर में हो जाएगा WA गुणे में 1000, WA गुणे में 1000 अपान में MA गुणे में WB। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग WB लेंगे वो हम लोग ग्राम में लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। और इस पे हम लोग यहाँ पर इसका मात्रक हम लोग से ले सकते हैं मोलल, या फिर मोल पर किग्रा, या फिर मोल पर किग्रा भी लिख सकते हैं, मोल पर किग्रा। क्वेश्चन लगाते समय आप लोग को ये नहीं भूलना है मात्रक, अगर भूल गए तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर, अगर 2 नंबर का रहेगा 1 नंबर इसी में ही काट लेगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा इस वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।